डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा कैसे पढ़ेंगे और समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने से पहले हम एक वर्ड को ऐसे कवर कर देते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी शायद आपने 11th में पढ़ा हो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, दिस टर्म बोले तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, दिस टर्म ओनली डिफाइन इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, देखो बेटा मैं जो आपको डेफिनेशन बताता हूं, ये डेफिनेशंस और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में डेफिनेशन और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके थ्योरी क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। तो दिस टर्म ओनली डिफाइन इन कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहले कंजर्वेटिव फील्ड में ही हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो देखिए इसको समझना बड़ा ही आसान है। मान लीजिए कि आप एक ऐसी एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, बॉडी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। अब आपको सोचिए कि अगर ये बॉडी बनी होगी तो ये बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। और अगर मैं मैकेनिक्स में जाता हूं तो आप अच्छी तरह जानते हैं दो मास पार्टिकल के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर मैं इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स की बात करता हूं तो आपको पता है कि इस ग्रेविटेशन फोर्स को जो पार्टिकल्स के बीच लगती हैं, हम उसको एक नाम से और बोल सकते हैं जिसका नाम है इंटरेक्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरेक्शन फोर्सेस। तो बेटा आप खुद सोचिए थोड़ा सा दिमाग से, अगर मैं पार्टिकल्स को एक जगह करके इकट्ठा करता जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी कि वो आसानी से बॉडी डेवलप हो जाएगी या आसानी से बॉडी बन जाएगी। उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी को असेंबल करते हैं और उसको असेंबल करने हमें जो वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब अगर मैं इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहले ओनली डिफाइन इन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। एंड ये लिखते हैं कंजर्वेटिव फील्ड वेयर वर्क डन अगेंस्ट the force of system in assembling a system of particle in a specified configuration and shape,
is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और अगर बेटा मैं इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को जाऊं तो आप इसको 2 बार पढ़ेंगे या 1 बार पढ़ें, आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड ओनली कंजर्वेटिव फील्ड वेयर, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिस्टम इन असेंबलिंग ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यानी देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिस्टम, यानी जिस सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है कि वो असेंबल होने से अपने आप को रोक रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस असेंबल को जो सिस्टम हमें रोक रहा है उसी के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो लिखा हुआ वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिस्टम इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को मैं इसलिए यहां बार बार डेफिनेशन समझा रहा हूं क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी तभी आपको आगे के जो मैं डेरिवेशन करूंगा वो आसानी से समझ आएंगे और न्यूमेरिकल भी समझ आएंगे। तो अब यहां पर मैंने डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी। अब आप जानते हैं हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कंजर्वेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसा होता है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब इसमें जो मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूंगा, इसमें किसको डिफाइन करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी को। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूंगा तो इसलिए इसका नाम दे देता हूं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो मैं कौन होता हूं नाम देने वाला, ये तो साइंस वर्ड ने नाम दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी पार्टिकल की या किसी सिस्टम के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आता हूं इस पूरे को कवर करता हूं, पूरे को मतलब लाइक ये आपके पास। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास 2 वे में डिफाइन की जाती है। कौन कौन सा दोनों डिफाइन है, एक तो है इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक की बात हो तो चार्ज पार्टिकल ही आएंगे। और दूसरी यहां पर जो बात होती है वो होगी सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। ठीक है बेटा। अब अगर मैं दोनों को इनको मिला दूं आपस में, इसको आपस में सम कर दूं इन दोनों का, तो ये यहां पर बन जाएगी टोटल एनर्जी। क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बनेगी, इंटरेक्शन एनर्जी पार्टिकल के बीच में और प्लस उनकी खुद की सेल्फ एनर्जी। तो ये क्या बनेगी, टोटल एनर्जी। आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो इंटर एनर्जी, सेल्फ एनर्जी हम बाद में स्टडी करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला बनाते हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 और एक के आपके पास Q2। ठीक है बेटा। तो अब हमें मान लीजिए कि इन चार्ज को क्लोज लेकर आना है, इन चार्ज को क्या लेकर आना है, क्लोज। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफाइड कर देता हूं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ, क्या जो मैंने पहला नाम लिया वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सुनिए ध्यान से। Electrostatic interaction energy of a system of charged particle is defined as the external work done required to assemble the particles from infinity to a
गिवन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन, द मिनिमम रिक्वायर work done, the minimum required work done to bringing a unit test charge from infinity, लिखता द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम infinity is called electrostatic interaction energy, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैसे, देखो बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चार्ज है, ये क्यू है, ठीक है, ओके। और ये कहां से आ रहा है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ होगा, आप जानते हैं। तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, इस पॉइंट तक, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल को हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहां से ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से, और वो क्या है, क्यू नॉट है। मान लीजिए वो यहां तक आ जाता है, ये इसका ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये ए ओ पॉइंट पर रखा हुआ है क्यू चार्ज, और एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से। तो सपोज वो ऐसे एक डिस्टेंस आता है dx, और यहां से यहां तक का जो उसका डिस्टेंस है वो कितना x है, कितना बेटा, x है। तो अब आप कुछ सोचिए, अब एक ध्यान और रखना है कि ये स्लोली मूव करेगा। स्लोली मूव करने का मतलब है जिसमें इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना आए, ठीक है। हम इसको वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो हमने देखा लिखा ना, द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। तो देखिए, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट मान लिया, यहाँ dx किया है। तो अगर वो यहां पर होगा तो दोनों के बीच में फोर्स तो अप्लाई होगी, और दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी वो क्या होगी, F इक्वल्स टू, या लिख देंगे F एक्सटर्नल डॉट dx इक्वल्स टू क्या होगा, dw। यही तो होगा बेटा, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगे, रिपल्सिव। अगर दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो इसको यहां से यहां लेकर आए। क्योंकि इन दोनों के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स है, तो ये क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको रिपल करता रहेगा। इसका मतलब मैं एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूं दो चार्जेस का, लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो इनको एक सिस्टम बनाने से रोक रही है। तो इसलिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल फोर्स की। तो मैं यहाँ पे जो वर्क डन है, ये याद रखना है, इसको हम यहाँ बोल सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन भी बोल सकते हैं। और वो कैसे करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स से ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, कि दो चार्जेस थे, एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, एक यहां पर है। इसके फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल आने की कोशिश करता है, लेकिन इसका नेचर पॉजिटिव है और इसका नेचर भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स लग रही है। अब अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां लाकर एक सिस्टम बनाना चाहता हूं, लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाली रिपल्सिव फोर्स मुझे रोक रही है। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक्सटर्नल फोर्स है WEXT। और मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, तो मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, फिर दोबारा डायग्राम बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास का एक चार्ज पार्टिकल Q
और ये यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास r, ये पोजीशन वेक्टर है, और आप जानते हैं कि ये इन्फाइनाइट तक डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, अगर ये इन्फाइनाइट तक डिस्टेंस है तो मैं ये मान लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। कौन सा चार्ज पार्टिकल, Q0, और वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना dx। तो मैं क्या लिखूंगा, dw इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट dx, क्योंकि बेटा समझ गया ना एक्सटर्नल वर्क डन क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन इनको पास लाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के। तो ये O पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था, A पॉइंट था। तो मैं लिखूंगा इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स स्लोली then kinetic energy of particle at x is 0 and, और x क्या है, लगभग इन्फिनिटी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ठीक, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये 0 हो गया। और जो फार पॉइंट पे होता है, फार पॉइंट में बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो वो तो इन्फिनिटी है, तो वहां तो हमें कुछ होगा ही नहीं। तो ये आपके पास आ गया dw इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, और एफ इंटू क्या हो जाएगा, अब आप देखिए दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आएगा। अब आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगी, इसको इधर लेकर आएगी, जबकि रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रही है। तो ये क्या आपके पास एक्सटर्नल फोर्स, जबकि ये फोर्स क्या रिपल्सिव फोर्स है आर। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे मीनिंग ये उठ रहा है कि अगर ये पार्टिकल स्लोली आएगा तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो मैं लिख सकता हूं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ रिपल्सिव, और वो कितनी हो जाएगी, के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एफ एक्सटर्नल फोर्स इसको इधर लेकर आएगा लेकिन रिपल्सिव उसको इधर ले जाएगी। अगर ये चार्ज पार्टिकल स्लो आ रहा है, स्लोली आ रहा है, स्लोली का मतलब बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो इस केस में ये दोनों फोर्स क्या होंगी, बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ आर इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन और इक्वल टू में के क्यू नॉट और इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन -2। अब वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, तो जब वो इन्फिनिटी पर आता तो वर्क डन क्या था, 0 था, और जब वो कहां तक आएगा, यहां तक यानी कि आर तक, तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, W। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा W - 0 इक्वल टू के क्यू नॉट, और ये कितना आ जाएगा आपके पास -1/r, और लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी टू r। तो W क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू नॉट, और ये कितना आ जाएगा -1/r और माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो W क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन में r, और वो भी किस में, माइनस में। अब बेटा मैं एक चीज और आपको यहाँ बताऊंगा, वो मैंने पहले इसलिए नहीं लिखी कि पहले मैं यहाँ तक प्रूफ कर दूं। अब आपको सोचिए, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर है और ये रिपल्सिव फोर्स इधर है, तो हमें किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। किसके, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। तो रिपल्सिव फोर्स का आपके हिस्सा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस। तो यहां पर मैं लिख दूं क्या, माइनस, यहाँ माइनस, और यहां पर माइनस, और यहां भी क्या आ जाएगा, फिर ये माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था। तो यहां पे जो W इक्वल टू आ जाएगा, वो W इक्वल टू आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन r, ये आपके पास। और ये जो वर्क डन है ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये आ जाएगा U इक्वल टू W, तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन r। ये क्या आपके पास, इंटरेक्शन एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ये है आपके पास डेरिवेशन इसका। ओके, तो अब ये तो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। कैसे चार्ज थे, दोनों पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये दोनों चार्ज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो,
तो मैं बार बार डिफाइन नहीं करूंगा, वो मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ, उस लाइन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं उसको बता देता हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले आप इस डेरिवेशन को देखिए, डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता लग गया। अगर दो चार्ज ऐसे रखे हुए हों और दोनों ही कैसे हों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा भी कैसा हो पॉजिटिव, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी के Q1 और Q2 और अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस का R, और इसको भी लिख सकते हैं 1 कहाँ तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R, ये आपके पास आता है। ठीक है बेटा, ये कहाँ से कहाँ तक था, इन्फिनिटी टू R तक। अब अगर मान लीजिए एक चार्ज कैसा हो पॉजिटिव और एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा हो नेगेटिव, तो ये Q1 है ये Q2 है, तो अपने आप यहाँ पोटेंशियलिटी क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन में क्या आएगी R, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो कैसे आएगी प्लस, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो कैसा आएगा माइनस, और अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तब भी कैसी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी फाइनल एनर्जी, और जो आपके पास क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, आप खुद सोचिए जब चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी पे तो कोई एनर्जी थी नहीं, और जो फाइनल एनर्जी है वो ये है। तो अगर दोनों पार्टिकल कैसे हैं पॉजिटिव हैं तो उन दोनों के बीच में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो कहां से आ रहे थे इन्फिनिटी टू R, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी वो कौन सी है वो UR हुई। तो जो ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आई है वो पॉजिटिव होगी अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, और अगर एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ और कहां से आए इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये क्या होगा ये आपके पास नेगेटिव होगी। तो एक डेफिनेशन हम आराम से लिख सकते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, हम ये डिफाइन कर सकते हैं जो हमने आपको बताया है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए आपके पास पार्टिकल ऐसे हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, ये Q1 ये Q2 और ये Q3, इस तरीके से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना बेटा वो सिंपल आएगी। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है R है, ये R है और ये R है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी U इक्वल K Q1 Q2 अपॉन में R प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R, या Q2 मान लीजिए Q3 मान लीजिए, और प्लस K Q1 और Q3 और अपॉन में R, टोटल एनर्जी तीनों के बराबर लिखनी है। ठीक है बेटा, और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव कर देना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। तो ये इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आएगी। लेकिन अगर सपोज ऐसे हो जाए लाइक कैसे, ये Q1 ये माइनस Q2 ये प्लस Q3 और ये माइनस Q4, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल आ जाएगी वो भी लिख सकते हैं। देखिए क्या आएगी इसकी, ये आएगी U इक्वल कितनी आएगी U इक्वल K Q1 Q2 अपॉन में कितना डिस्टेंस है ये R मान लीजिए, R और R, तो ये क्या आ जाएगी माइनस कितने आ जाएगी आपके पास। चलिए थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर, इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि U जो होगा वो क्या होगा K माइनस, क्योंकि दोनों क्या माइनस, तो माइनस K Q1 Q2 अपॉन में R। अब इन दोनों के बीच लिख दीजिए प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R। अब इन दोनों के बीच Q1 और 4 के बीच लिख दीजिए प्लस K Q1 Q4 और अपॉन में R, और वो भी कैसे माइनस में। देखिए Q1 के इसके बीच निकाला, Q1 के इसके बीच और Q1 के इसके बीच। अब ऐसा नहीं कि Q4 को 1 के बीच निकालो, क्योंकि बात एक ही है, 1 और 4 और 4 1। अब किसके बीच रह गया प्लस, ऐसे Q2 का निकालो किसके साथ Q3 के साथ, सॉरी Q4 के साथ, तो लिखेंगे प्लस ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस K Q2 Q4 अपॉन में R। इसी तरीके से अच्छा ये डिस्टेंस बेटा ध्यान है, Q1 Q4 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा R√2, तो यहाँ पे लिख देना, अच्छे से ध्यान देखना। तो ये आ जाएगा Q2 Q4, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा ये
आपके पास माइनस प्लस है तो माइनस के Q3 Q4 और अपॉन में R, मतलब जितने भी हमारे पास चार्ज के पेयर बनेंगे हम सबके बीच इंटरेक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए और शायद आपको पता अब लग भी गया है। अब बात करते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल। अब वो न्यूमेरिकल क्या, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, ये है। अब देखो ये कैसे है, ये 3 तरीके से डिफाइन की जा सकती है, ध्यान से सुनना कैसे बेटा। पहली कंडीशन, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q, ये Q1 और ये Q2, ये फिक्स्ड है। पहली कंडीशन, ये फिक्स्ड है और ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ध्यान रखना बेटा। और ये कहां पर रखा हुआ, मान लीजिए इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। और दूसरी कंडीशन में मतलब यहां से यहां, अब वो क्या होता है कि यहां इस लाइन के अलाउंग मूव कर रहा है। सपोज वो यहां आ जाता है, यानी ये O पॉइंट से चला और A पॉइंट पर आ गया, यहां पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 हो जाती है, क्योंकि रिपल्सिव है, दोनों कैसे कैसे चार्ज है, ये भी प्लस है और ये भी क्या प्लस है। तो ये इसके पास आएगा, ये इसके एक समय आएगा कि रोक देगा, एक क्लोजर डिस्टेंस तक आने देगा। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, आर मिनिमम। क्या बोलते हैं, आर मिनिमम। और इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते बेटा इसको, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आर मिनिमम आ गया। तो अब इसमें हम यूज करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, CLE क्या बोलती है, ये 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट तो लिखेंगे KO प्लस UO बराबर KA प्लस UA, ये होता है। क्योंकि कौन सा फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसलिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए KO यानी O पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 12mv²। अगर इसका मास दोनों का सेम हम मान लेते हैं, इसका मास m है और इसका मास भी क्या m है, हमने ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये तो फिक्स दी है, फिक्स है तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगी। प्लस पोटेंशियलिटी, ये इनफाइनाइट पर रखा है तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियलिटी क्या होती है, 0। फिर वो यहां आ जाता है, जब वो यहां पर आएगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियलिटी क्या होगी, क्योंकि चार्ज अब यहां आ चुका है तो पोटेंशियलिटी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, K Q1 Q2 और अपॉन में R मिनिमम। तो ये हम R मिनिमम ही तो चाहिए थी। तो ये जो हमारे पास जो R मिनिमम आया है ना, ये जो R मिनिमम, तो R मिनिमम हमारे पास आया है कितना, इसको सॉल्व कर दीजिए। R मिनिमम आया कितना, 2 को इधर पहुंचा दीजिए, 2K Q1 Q2 और अपॉन में कितना है बेटा, mv²। ये आपके पास R मिनिमम आ गया। ठीक है, ये केस 1 था। कौन सा केस 1, जब हमने एक चार्ज को फिक्स करा और दूसरे चार्ज को मूव करने दिया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि दोनों चार्ज ही मूव करें, तो चलो वो भी देख लेते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच में दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, तो सेकंड कंडीशन क्या होती है। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन बेटा ये है, हम ये मान लेते हैं कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है, यहां पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, ये इन्फिनिटी पर रखें, यानी बहुत लार्ज सेपरेशन है। मैं लिख देता हूं लार्ज सेपरेशन। लार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब उनकी पोटेंशियलिटी नेग्लेक्ट होती है। तो ये आपके पास चार्ज क्या है, Q1 और ये चार्ज क्या है, Q2। लेकिन मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, V1 और इसकी वेलोसिटी क्या है, V2। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, एक की वेलोसिटी V1 और एक की वेलोसिटी V2। सपोज वो यहां आ जाता है तो ये Q1 यहां आ गया और Q2 यहां आ गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वही कितना, R मिनिमम। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही पास आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब आप देखिए, जब वो दोनों इस पॉइंट पर थे, तो लास्ट सेपरेशन था, तो लास्ट सेपरेशन में दोनों के बीच में पोटेंशियल कितनी होगी आपके पास, 0। तो मैं लिख सकता हूं इस वाले केस में जब वो इन्फिनिटी पर थे, तो और यहां पर वेलोसिटी लिख दूंगा K
इन्फिनिटी प्लस यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू के, ये आर मिनिमम पर और के मिनिमम और प्लस में यू मिनिमम, ऐसे मैं लिख देता हूं। तो के इन्फिनिटी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका मान दोनों का सेम ले लेता हूं, इसका भी एम ले लेता हूं और इसका भी एम ले लेता हूं, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर और प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या है आपके पास, पोटेंशियल आपके पास 0। उसके बाद अब दोनों यहां पर रुक गए हैं, मिनिमम का मतलब क्लोजेस्ट आ गए, क्लोजेस्ट का मतलब दोनों रुक गए हैं, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है 0 और यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 और प्लस दूसरी की भी काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस आ गया के Q1 Q2 और अपॉन में R मिनिमम, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन, यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, सॉरी मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम CLM, और ये क्या है CLE, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो CLE और CLM हमने यूज किया, तो CLM क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था m1 v1, और वो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो माइनस m2, आपने इक्वेशन तो जानते हो, मैं लिख देता हूं दोबारा से, m1 u1 प्लस m2 u2 और इक्वल्स टू में m1 v1 और प्लस में m2 v2, ये तो जानते होंगे। मास तो दोनों का सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, मास सेम है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1 और एक अपोजिट आ रहा, तो माइनस m, ये कितनी है v2 और इक्वल में फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 प्लस 0, तो v1 किसके इक्वल आ गया v2 के। अब ये इक्वेशन 2 होगी और दोनों में से यहां वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर मिनिमम की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपके पास बेटा सेकंड कंडीशन, और ध्यान रख लेना जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसी तरीके से आपको इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी करने होंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लोजेस्ट अप्रोच की 2 कंडीशन बता चुका हूं, अब डिफाइन कर रहा हूं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है वो देखिए बेटा। मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज यहां रखा हुआ है, ये है आपके पास Q1 और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है V1 से, ओके, और ये आपके पास ऐसे इस डायरेक्शन में, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, सपोज वो यहां रखा हुआ है यहां पर, ओके। ये चार्ज मान लीजिए ये जो है ये आपके पास है Q2, लेकिन ये क्या फिक्स्ड है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं फिक्स्ड, ओके। तो अब आप देखिए सबसे पहले ये जो दोनों के, अब दोनों एक लाइन में तो है नहीं, अगर ये दोनों एक लाइन में नहीं है और ये फिक्स्ड भी नहीं, और ये फिक्स्ड है और ये मूव कर रहा है, तो अब आप ये देखिए कि ये तो इसके पास आएगा और ये फिक्स्ड रहेगा, तो ये तो मूवमेंट कर नहीं पाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनिशियल ये मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d है, इसका मास m मान लेते हैं और इसका मास भी हम क्या मान लेते हैं m। मास दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं सेम मान कर चलता हूं। तो इनिशियल कंडीशन में अभी मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, लार्ज है, लास्ट सेपरेशन। लास्ट सेपरेशन में इसलिए लेता हूं जिससे कि इनिशियल जो एनर्जी है वो 0 ले सकूं। ठीक है, तो अगर मैं यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से जाता हूं, तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, या पहले एक काम करता हूं, यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कलाम साहब को यूज करता हूं, यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है, ये बोलता है कि जब ये चार्ज दोनों एक दूसरे से लास्ट सेपरेशन पर थे और ये फिक्स है, तो मैं इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ पॉइंट, और इस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लेता हूं, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मास कितना m, वेलोसिटी कितनी है v1 और डिस्टेंस कितनी है d, डिस्टेंस कितनी बेटा d है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। जबकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, Li इक्वल्स टू LF, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। ओके, अब क्या होता है कि जैसी वो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जैसी वो यहां आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब ये चार्ज पार्टिकल, सपोज ये Q2 क्या था, Q2 तो फिक्स हो गया, और ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल जब इसके क्लोज पहुंचेगा तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा ऐसे
ये इसको ऐसे रिपेल करने की कोशिश करेगा, ऐसे रिपेल करने की कोशिश करेगा रिपेल करने की कोशिश, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, ये भी Q1 है और दोनों ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो हमें तो इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। तो हम इस वेलोसिटी को मान लेते हैं v2। क्या मान लेते हैं बेटा, v2। अगर हम इस वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं तो अब देखिए, और ये पॉइंट यहीं पे रहेगा और ये वो पॉइंट है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, L2 एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, m मास तो सेम है और v2 और डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस r से चेंज होकर r मिनिमम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, r मिनिमम। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2। तो दोनों को बराबर पुट करो, अगर दोनों बराबर पुट करें तो यहाँ आ सकते हैं हम। तो यहाँ लिखा तो इनिशियल क्या आ जाएगा, m v1 d इक्वल टू m v2 r मिनिमम, ये आपके पास आ गया। तो m से m क्या हुआ, कैंसिल, तो v1 d इक्वल टू v2 r मिनिमम हम हमारे पास आ गया। तो अभी हमारे पास v1 v2 की वैल्यू नहीं है, वरना हम सॉल्व कर ले, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे चलेंगे यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो बोलता है वो बोलता है कि इस कंडीशन में एनर्जी और इस कंडीशन में एनर्जी। तो देखिए, जब वो लास्ट सेपरेशन पर थे तो पोटेंशियल मैं लिख दूंगा k इन्फिनिटी प्लस u इन्फिनिटी इक्वल टू k, जब वो यहाँ पर आ जाएंगे k फाइनल और प्लस u फाइनल। तो अब देखिए k इन्फिनिटी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो है, तो मैं लिखूंगा हाफ m v1 स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल क्या है, 0 इक्वल, यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच में वेलोसिटी तो होगी, तो मैं लिखूंगा हाफ m v2 स्क्वायर और प्लस में ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल कितनी होगी, k q1 q2 और अपॉन में r मिनिमम। तो अब ये दोनों इक्वेशन को आपको यूज करनी है, किसको, इसको और इसको, और आपस में आप इन दोनों को सॉल्व करके r मिनिमम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, अच्छे से देखिएगा हमने कैसे किया है। अब हम अपने आगे टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था हमने रॉड का, इनफाइनाइट रॉड का, डिस्क का, रिंग का, सबका किया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन दोनों सिंपल है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द फोर्स, समझ गए, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द फोर्स टू असेंबलिंग ए सिस्टम, टू असेंबलिंग ए सिस्टम, और चार्ज कहां से आ रहे, इन्फिनिटी से। यानी सिस्टम किसी सिस्टम को असेंबल करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक रीजन है, क्या है, एक रीजन, इस रीजन में ये कैसा रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। कैसा रीजन है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर आता है, कहां से आता है, इन्फिनिटी से, मान लीजिए वो यहां आता है, और कहां से आता है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर आता है, मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ओके। तो इन्फिनिटी से आ रहा है। अगर वो चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आता है, तो उस पॉइंट पर जो एनर्जी डिफाइन होगी उस चार्ज के लिए, और उस चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट चार्ज। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या, आप चाहे तो लिख सकते हैं
ध्यान से, द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रीजन, देन एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? V से। तो लिखेंगे V इक्वल, अब देखिए यहां से यहां तक तो हमने वर्क डन तो बता दिया था, यहां से यहां तक याद करो वर्क डन हमने क्या निकाला था, ये भी अगर वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने निकाला था Q नॉट और अपॉन में कितना था R, और उसको हमने क्या लिखा था U इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R, ये भी लिखा था हमने दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो जो V की वैल्यू होती है वो होती है U अपॉन में Q नॉट, क्या होती है V इक्वल टू U अपॉन में Q नॉट। यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर गुलाम, और उसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन जो होगी इसकी वो हम निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होगी? नीट वाले हर एक की डायमेंशन याद रखें, और जे मेन वाले भी, क्योंकि जे मेन भी डायमेंशन पूछी जाती है। तो जूल की क्या होती है? ml² T-2 अपॉन गुलाम की क्या होती है? 80। तो जो इसकी डायमेंशन है पोटेंशियल की वो आती है mL T-3A-1, ये इसकी क्या आती है? डायमेंशन। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया था, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाते हैं तो उस पॉइंट पर जो एनर्जी होती है और जो टेस्ट चार्ज का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या लैंग्वेज में बोल देता हूं, द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन to bringing a unit positive test charge from infinity to at any point, then potential energy at that point is called electric potential। तो V equals to U upon Q नॉट। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम सी है, लेकिन ध्यान रखना ये U upon Q नॉट है और वो U upon Q नॉट नहीं होता है। तो ये आपके पास है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सब चीज के लिए निकालेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए निकालेंगे? ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सबका कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब जब हम इसका पूरा बना देंगे वीडियो तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर इसके बाद हमें आसानी होगी किसको पढ़ाने में? कैपेसिटर को पढ़ाने में और गॉस थ्योरम को पढ़ाने में। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब आप देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं किसके? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बात अगर मैं करूं तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है ये, और मैं क्या चाहता हूं, मैं इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूं, यहां पर एक वैल्यू निकालना चाहता हूं, और वो कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। कहां से आ रहा है बेटा? इन्फिनिटी से। तो ये तो जानते हैं। तो इसका जो वर्क डन था कहां से? इन्फिनिटी यहां तक का, तो वो आप जानते हैं कितना आया था? वो आया था U नॉट इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में R। ये आया था बेटा। कहां से कहां तक? ये था U इन्फिनिटी से लेकर R तक। ओके। तो मैं फॉर्मूला जानता हूं, बिकॉज V इक्वल टू क्या होता है? U अपॉन में Q नॉट। क्या होता है बेटा? U अपॉन Q नॉट। तो U की वैल्यू कितनी है? K Q नॉट और अपॉन में R और Q नॉट से Q नॉट। तो V की वैल्यू क्या आती है बेटा? K Q अपॉन में R। तो ये क्या आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और K की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं? V इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू Q अपॉन में R। ये आपके पास आ जाता है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। अगर मैं इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसे मिल जाएगा, और ये ग्राफ कैसे आएगा आपके पास? ये आएगा। ठीक है। ये आपके क्या पोटेंशियल, और ये क्या आपके पास R। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ओके। ये आपके पास पोटेंशियल और पोजीशन वेक्टर के बीच ग्राफ है। ओके। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, और ये डायरेक्टली ऐड हो सकती है। तो स्केलर क्वांटिटी है
और इसके डायमेंशन भी मैं आपको बता चुका हूँ और यूनिट भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब जब मैंने पढ़ लिया तो अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में अब मैं सब चीज़ों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिफाइन करूंगा। वो कैसे है वो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो किस किस का निकाल सकते हैं वो देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस का फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं नंबर 1, एट द एक्सिस एंड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। नंबर 2, इसी तरीके से सिमिलरली फॉर किसके लिए, डिस्क के लिए करेंगे, ठीक है ना बेटा। फिर इसी तरीके से हम सिमिलरली किसके लिए कर सकते हैं, जो हमने कैलकुलेट डिस्क के पहले हमने रिंग का किया, फिर डिस्क का किया, फिर क्या कर सकते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट रॉड का भी कर सकते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट रॉड का भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम किसका कर सकते हैं, फिर हमने आपको बताया था हेमिस्फेरिकल हॉलो कप, ये निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर किसका निकालेंगे, कंडक्टिंग, ठीक है, किसका निकालेंगे बेटा, कंडक्टिंग। और उसके बाद किसका निकालेंगे, एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में भी दोनों टाइप का निकालेंगे। दोनों टाइप का कौन कौन सा, एक तो होता है आपके पास यूनिफॉर्म और एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। किस किस का बता देता हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th के चैप्टर की एक किस्म से ये समझ लीजिए नब्ज है, ये बहुत मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले जितना टाइम लगाना आपको इसमें ही लगा लीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि जब आपका इसमें दिमाग बहुत अच्छे से क्रिएटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ आ जाएगा, तो आप आगे के चैप्टर्स को और भी अच्छे से आप कर सकते हैं। और कंपटीशन के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, ठीक है। तो ये था आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता चुके हैं पॉइंट चार्ज के, तो मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल समझ लीजिए या कंसेप्ट समझ लीजिए, मैं उनको डिफाइन करूंगा और आप देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लूंगा वो लूंगा आपके पास रॉड का या रिंग ही ले लेते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं रिंग की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस एंड सेंटर ऑफ अ रिंग। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्या एक चार्ज रिंग है, लाइक चलिए मान लीजिए यही है, ठीक है। अब इस चार्ज रिंग ये यूनिफॉर्मली इस पर चार्ज स्प्रेड है, ओके। क्योंकि आप जानते हैं जो आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, और वो यहाँ पर हम एक्सिस पर फाइंड आउट करना चाहते हैं सेंटर से, इस पॉइंट पर और सेंटर पे हम फाइंड आउट करें। ये रेडियस क्या मान लेते हैं आर है, और ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं एक्स, और ये आपके पास क्या है, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट है और ये क्या है डी क्यू, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, तो इसलिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये रूट, ये आपके पास आ जाता है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल क्या होगा डी क्यू की वजह से, तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्या है एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज, तो वो क्या आएगा आपके पास बेटा डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है आपके पास, मान लीजिए ये आर है,
तो आ जाएगी आर, क्योंकि स्क्वायर तो होता नहीं है, ये तुमने फॉर्मूला लिखवाया था, तो सॉरी डी वी। तो अगर मैं डी वी की बात करता हूँ तो डी वी जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू को क्या लिख दीजिए डी क्यू, और अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए तो एक ही टर्म है, वो क्या डी क्यू। तो जब चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, और जब चार्ज क्या होगा मान लीजिए क्यू आ जाएगा, तो हम इसको भी क्या लिख देंगे v लिख देंगे। तो v माइनस जीरो इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कितना आ जाएगा डी क्यू, क्या क्या हो जाएगा क्यू और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो आई है v इक्वल टू के क्यू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास आता है। ठीक है बेटा, अब मैं इसमें लिखता हूं कि इफ x इक्वल 0, तो इसका मतलब कहां पर आ गए, मतलब मीन्स हम कहां पर आ गए, अगर x को यहां से यहां तक 0 पुट कर दे तो कहां आ जाएंगे सेंटर पर, विच मीन्स एट सेंटर। तो एट सेंटर पर तो आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू बाई आर, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता था 0, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा रिंग के सेंटर पर और रिंग के एक्सिस पर। ठीक है बेटा, तो ये क्या था आपके पास पोटेंशियल एट द एक्सिस एंड सेंटर ऑफ रिंग। तो पहला हमारा पोर्शन यानी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे कॉन्सेप्ट की, यानी कि रॉड के लिए। और रॉड का इसके क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो अब देखिए वो कैसे करेंगे। तो अब बात करते हैं रॉड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं रॉड की, तो सपोज आपके पास एक चार्ज रॉड है, ये ऐसे एक न्यूमेरिकल आया हुआ भी है मेडिकल में भी, और ये जे मेन में भी आया हुआ है। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर पी है जहां पर मुझे, और ये प्लस प्लस चार्ज यूनिफॉर्म्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है बेटा कि इसकी लेंथ अगर रॉड की एल है, तो आपको ये बताना है कि एल डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट पर। तो पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता, बिकॉज वी नो दैट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to point charge लिखता हूँ बेटा, due to point charge electric field at any point is dv इक्वल टू क्या होता है k dq, और अपॉन में क्या होता है डिस्टेंस होता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो बेटा मुझे एलिमेंट की, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसका एक छोटा सा यहां से एक डिस्टेंस एलिमेंट लूं डी क्यू, और यहां से इसके डिस्टेंस क्या मानूं एक्स। ठीक है, ओके, ये यहां पर समझ आया बेटा। और मैं इसको क्या मान लेता हूं, ओरिजिन मान लेता हूं ऐसे। ठीक है बेटा, तो मैं ये मान लेता हूं कि मैंने यहां से जो एक एलिमेंट कट करा है डी क्यू, उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स मान ली मैंने। तो इसका मतलब इस डी क्यू, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपके पास, जानते हैं डी क्यू बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, और अगर पूरे का चार्ज कितना है, कैपिटल पूरे का चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ क्यू बाई एल। तो यानी डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो डी क्यू आ गया। अब डिस्टेंस भी मुझे पता लग गई, तो मैं लिख सकता हूँ डी वी इक्वल के, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, डी क्यू की वैल्यू है क्यू बाई एल और इंटू डी एक्स, और अपॉन आर की वैल्यू कितनी है एक्स है। तो ये आ गया, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म है, तो ये आपके पास डी वी और इक्वल में क्या आ जाएगा के
क्यू बाई एल और इंटीग्रेशन आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप देखिए एलिमेंट पहले कहाँ से कटेगा, अगर एलिमेंट पहले यहाँ से कट होगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना एल। तो लिमिट देखिए, लिमिट पहला एलिमेंट यहाँ रॉड यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो पहला एलिमेंट कितनी दूरी पर है, पहले एलिमेंट से कितनी दूरी पर है एल, और फाइनल एलिमेंट ये बनेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है एल और फाइनल यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 12। तो रॉड के इस एंड से चले और इस एंड तक पहुंचे, तो इसका मतलब जब एल थी, ठीक है, तो पोटेंशियल V1 था, और जब डिस्टेंस कितनी होगी 2L हो गई, तो यानी पोटेंशियल कितना हो गया V2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में L, और ये क्या जाएगा ln x और लिमिट L से 12। अब इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ, V2 माइनस V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में L, और यह आ जाएगा ln 2L माइनस ln L। इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में L, और इंटू में कितना आ जाएगा ln 2। ये आपके पास आ चुका है पोटेंशियल ड्यू टू ए रॉड एट पॉइंट P। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से देख लीजिए, न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये बहुत दूसरा कंसेप्ट था या दूसरा न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं इससे आगे डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए भी देख लीजिए कैसे करते हैं। तो अगर मैं डिस्क की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड मुझे बार बार याद रहता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस एंड सेंटर ऑफ डिस्क। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जब आपने डिस्क का, ये मान लीजिए आपके पास क्या डिस्क है, ठीक है बेटा, इस डिस्क को मैं ऐसे दिखाता हूं क्योंकि ये चार्ज डिस्क है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें से एक एलिमेंट ऐसे कट कर लेता हूं, यानी कि लाइक ऐसे, ठीक है बेटा, मैंने यहाँ कट कर लिया, और मैं यहाँ से ऊपर सेंटर पर जाता हूँ एक, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है x, ओके, और यहाँ पर क्या निकालना मुझे पोटेंशियल, ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मान लीजिए स्मॉल r है, और ये मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये आपके पास क्या, एक मैंने इसमें से एक रिंग कट करी है, और यहाँ से डिस्टेंस है ये x है, और ये यहाँ निकालना, और इसकी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r है, ठीक है बेटा, या ओके, और ये जो रेडियस है ये कम कर लेते हैं, इस रेडियस को हम क्या मान लेते हैं स्मॉल r, और इसकी थिकनेस क्या मान लेते हैं dr, ठीक है, और डिस्टेंस तो जब ये r ये x है तो ये डिस्टेंस तो निकल जाएगी कितनी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। ये क्या रिंग है, क्या बेटा ये रिंग। अब आप देखिए मतलब बिकॉज फॉर रिंग, रिंग के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, रिंग के लिए हमने कैलकुलेट किया था v इक्वल टू के क्यू अपॉन में कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एट द एक्सिस, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स ही तो एक्स ही रहेगा, और क्यू की जगह हम इसका डी क्यू ले लेंगे, तो हम क्या लिख देंगे फॉर एन एलिमेंट रिंग, तो क्या आ जाएगा डी वी इक्वल कितना आ जाएगा के डी क्यू, इसका चार्ज क्या हो जाएगा डी क्यू, इसका चार्ज कितना है क्यू, और इसका चार्ज क्या मान लेते हैं डी क्यू, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर और प्लस ये कितना स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब मुझे डी क्यू चाहिए, तो डी क्यू तो निकाल सकते हैं। देखिए डी क्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता लैम्डा क्या होता है डी क्यू बाई, सॉरी लैम्डा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2D बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस रिंग को यहाँ से कट करता हूँ तो रिंग ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। अगर रिंग ऐसे ही कन्वर्ट होगी तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी 2πr, जबकि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी बन जाएगी dr। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल टाइप, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ, सिग्मा क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, और ये कितना आ जाएगा डी क्यू और अपॉन में डी ए कितना आ जाएगा 2πr
डी आर, ये आपके पास आ जाएगा। तो मैं सिग्मा की फॉर्म में पुट कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने लिख दी। के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वी डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई और आर डी आर, और अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डी वी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 2 आर डी आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैं इस साइड से मिटाया, तो ये तो समझ ही गए होंगे आप। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू सॉल्व करता हूँ। तो अब देखिए डी का तो क्या हो जाएगा वी आ जाएगा, और इक्वल में क्या लिख देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको लेट कर लेता हूँ कुछ टर्म। अगर उसको लिखूँ मैं लेट, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो मैं इससे आगे मूव कर देता हूँ। तो इसको डिफरेंट, एक्स तो क्या कांस्टेंट है तो मैं लिखूंगा, और आर क्या वेरिएबल है क्योंकि रेडियस वेरिएबल है, तो मैं लिखूंगा 2r डी आर अपॉन में डी टी इक्वल 1। तो यहाँ पर आर डी आर की वैल्यू कितनी आ जाती है डी टी बाई 2, ये आपके पास आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा डी वी और इक्वल में वी, और इक्वल में कितना आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक आएगा इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह क्या पुट कर देता हूँ डी टी बाई 2 यानी कि डी टी बाई 2, और यहाँ क्या लिख देता हूँ अंडर रूट टी, ये आ जाएगा। और लिमिट ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन में, ठीक है बेटा ध्यान से अच्छे तरीके से देख लीजिए जो मैंने वैल्यूज पुट करी है। तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये बेटा डी आर की वैल्यू एक बार और देख लेता, डी आर की वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई 2, ठीक है डी टी बाई 2 आ गया। तो अब इसमें लिख देते हैं क्या टी, तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर देंगे कैसे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 डी टी, इसको सॉल्व कर तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ये आपके पास आ जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, ये आएगा सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पर पहुंच जाएगा, और अंडर रूट टी, और ये आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर तो 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टी की वैल्यू क्या होनी थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल आर तक, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो ये जो आपके पास वैल्यू बनेगी v इक्वल टू कितनी बनेगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस एक बार आर की जगह क्या पुट कर दीजिए 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास x, ये आपके पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डिस्क, ठीक है बेटा। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला बना बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना है वो बना है v इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है बेटा। और मैं लिखूँ इफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ 0, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ तो 0, तो सेंटर पर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको एट द एक्सिस ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट करके दिखा दिया है। तो सेंटर पे भी निकाल दूँ, चलो सेंटर पे लिख देता हूँ इफ एक्स की वैल्यू 0, तो मैं लिख देता हूँ मीन्स, कहाँ पर आ गए हम, मीन्स एट सेंटर। तो सेंटर पर जो हम आ गए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा वी सी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट कितना आ जाएगा 0 प्लस आर का स्क्वायर और माइनस 0, तो वी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है एट द सेंटर। कहाँ पर आ जाएगा बेटा सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया। तो ये था हमारे पास किसके लिए पोटेंशियल एट द एक्सिस एंड सेंटर ऑफ द डिस्क। तो बेटा जैसे हमने आपको ये बताया, तो अब हमारे पास जो न्यू टर्म आती है
वो आती है पोटेंशियल एट द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के लिए, यानी कि उसके इंटरनल पॉइंट पर, उसके एक्सटर्नल पर, उसके सरफेस पर। ठीक है ना बेटा। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए अगर मैं बात करता हूं कंडक्टिंग की, तो कंडक्टिंग में मैं आपको एक चीज बताया था, ठीक है, कंडक्टिंग की, कंडक्टिंग चार्ज बॉडी, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर आप जानते कैसे होता है, ऐसे, जिसके सरफेस पर चार्ज स्प्रेड होता है। ठीक है बेटा। और जिसकी सरफेस पर चार्ज स्प्रेड होता है तो आप जानते हैं उसके इंटरनल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करूं तो आप जानते हैं कि जितने भी ये जो छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इन सबको ऐसे मीट करूंगा तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि ऐसे लगता है इनको देखकर जैसे ये सारी लाइनें कहाँ पर अटैच है, एक पॉइंट पर अटैच है। तो ऐसा भी होता है जैसे सेंटर पर हो, और ये डिस्टेंस कितनी है, r है, तो ऐसा लगेगा जैसे चार्ज सेंटर पर हो। और अगर चार्ज ऐसे रखा हुआ हो तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो क्या होता है, या इधर निकालो, चाहे इधर निकालो, चाहे वो इधर निकालो, कहीं भी निकाल लीजिए, तो वो क्या आएगा, V = K/Q/R। और कंडीशन पुट कर देते हैं, कंडीशन क्या पुट कर देते हैं, अगर R की वैल्यू रेडियस के बराबर है, R की वैल्यू किसके बराबर है, रेडियस के, तो वो क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो लिख देंगे क्या, V = K/Q/R। ठीक है बेटा। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, चार्ज कैसा बेटा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है तो इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, potential at every point of charge sphere, charge conducting sphere is same। क्या होगा बेटा, चार्ज पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। कहां पर, चाहे वो r बराबर r पर हो, चाहे वो r <r पर हो। लेकिन अगर बात करता आउटर पॉइंट की, कहां पर, अगर वो बात करता आउटर पॉइंट की, आउटर पॉइंट बोले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर r, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, K/Q/r। तो ये आपके पास ध्यान रखना। तो अब ये है आपके पास कब, जब r की वैल्यू ग्रेटर r हो, और एक कब है जब सरफेस पर हो, और एक कब है जब आपके पास हर पॉइंट पर क्या होता है, सरफेस पर हर पॉइंट पर सेम होता है। तो सरफेस पे मतलब कहीं भी ले लीजिए, हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए। ठीक है बेटा। तो ये क्या था आपके पास, पोटेंशियल। ठीक है। अब इसका तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक ग्राफ बहुत पूछा जाता है। अगर मैं पता आपको, मैंने आपको कल क्या बताया था, कल नहीं लास्ट लेक्चर में, अगर मैंने किसका ग्राफ बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का R का, कंडक्टिंग सरफेस के लिए, कंडक्टिंग बॉडी के लिए, तो वो ऐसे आया था। ठीक है, ये ऐसे आया था। ओके, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पर वहां क्या होता है, ए इन क्या होता है 0, और जबकि ये क्या होता है E इनवर्सली, जबकि ये क्या होता है E इनवर्सली 1/r² होता है। ये तो हमने बनवाया था आपको। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये था पोटेंशियल, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल के लिए बनाऊं तो पोटेंशियल के लिए जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, देखिए ये किसके लिए, पोटेंशियल के लिए और R के लिए। तो आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं होता है, तो वो हमेशा क्या आएगा, यहां से ऐसे आएगा, और ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है किसके लिए बेटा, ये होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और ये क्या आपके पास, सॉरी, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी आपको कि हर पॉइंट पर सेम होता है। तो यहाँ ये कहाँ पर, R <r तक ये क्या होता है, सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। सरफेस तक क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन जैसे हम दूर जाने लगते हैं तो ये कम होने लगता है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हम किसी कंडक्टिंग, ध्यान रखना, कंडक्टिंग चार्ज बॉडी के लिए, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा।
और जैसे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर आर, तो ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए, दोनों गए हैं, ये किसके लिए, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, और वो भी कैसी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो यहाँ E0 है लेकिन यहाँ पर V0 नहीं है, तो V क्या है, V है कांस्टेंट। ठीक है ना, V क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, और यहाँ पे V क्या होता है, V यहाँ पर आता है 1/r। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ग्राफ था किस किस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसकी, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए। अब बात करते हैं, इसके बाद आती है नॉन कंडक्टिंग की। किसके बाद है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में आप जानते क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो चार्ज होता है वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं नॉन कंडक्टिंग की बात करता हूं, किसके, नॉन कंडक्टिंग की, तो नॉन कंडक्टिंग देखिए कैसे कैलकुलेट करता है। नॉन कंडक्टिंग है, थोड़ा बड़ा है नॉन कंडक्टिंग के लिए लेकिन आसान है, वो कैसे कर सकते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, वो देखिए कैसे करते हैं। नॉन कंडक्टिंग की अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास क्या, एक ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है। ठीक है बेटा, ऐसा है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली हमने दिखा रखा उसके वॉल्यूम में। ओके, अब इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P, क्या ले लेता हूं, P पॉइंट, और एक यहां पर ले लेता हूं सरफेस पे, इसका रेडियस कितना R, और एक ले लेता हूं आउटर पर। ठीक है, ये ओके। अगर मैं इसके अगर मैं बात करता हूं, ये रेडियस कितना स्मॉल r है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीन कंडीशन है। पहली क्या, r लेस देन r, और दूसरी क्या, r ग्रेटर r, या दूसरी मान लेते हैं r बराबर r, और तीसरी क्या मान लेते हैं, तीसरी मान लेते हैं r ग्रेटर r। ये है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए P पॉइंट है, तो सबसे पहले P पॉइंट पर हमें क्या निकालना, पोटेंशियल। P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखो, ये जो इंटरनल वाला जो है R रेडियस का, उसका चार्ज निकालना है, तो उसका चार्ज तो मैं निकाल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा चार्ज एंक्लोज्ड, क्या लिखूंगा, चार्ज एंक्लोज्ड, चार्ज एंक्लोज्ड बाय R रेडियस। बाई R रेडियस, तो कैसे लिखूंगा, मान लीजिए इसने कितना चार्ज एक्यूपाई किया हुआ, Q डैश, तो मैं लिखूंगा, जबकि पूरे का चार्ज कितना बेटा, Q, तो मैं लिखूंगा Q डैश अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब, और इक्वल में Q अपॉन में कितना, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, कैंसल आउट हो गया, तो Q डैश की वैल्यू कितनी आई, QR क्यूब अपॉन में R क्यूब, ये आपके पास आ गया। जैसे ये आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनल चार्ज आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट P पोटेंशियल ड्यू टू Q डैश, एट पॉइंट P ड्यू टू Q डैश। Q डैश का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, वो क्या होता है, KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला मतलब, तो VP इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ डैश, या इसको मान लेते हैं V1, KQ डैश अपॉन डिस्टेंस कितना R, और Q डैश की वैल्यू ये है, तो कितना आ जाएगा, KQR अपॉन में R क्यूब आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो जो V1 की वैल्यू आई है वो आई है V1 इक्वल टू KQ और कितना, ये R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R क्यूब, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब आप देखो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग हमें पूरी बॉडी का चार्ज ऐड करना होता है। तो अब देखिए, ये जो हमने पॉइंट P पे V1 निकाला वो तो इसकी वजह से निकाला था, R रेडियस की वजह से, लेकिन अभी कौन सा चार्ज बचा हुआ, अगर आप देखें तो मेरे पास अभी चार्ज बचा हुआ ये वाला, कहां से कहां तक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ चार्ज कहां से कहां तक बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ कहां से, यहां से यहां तक, तो ये वाला भी तो चार्ज बचा हुआ है। तो अभी तो मैंने निकाला इनर चार्ज की वजह से, अब मैं कहां से निकालूंगा, आउटर चार्ज की वजह से।
ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर समझाने के लिए यहां पर एक एलिमेंट कट कर लेता हूं ऐसे। ये मैंने एलिमेंट कट करा कितने रेडियस का, x रेडियस का, उसकी थिकनेस कितनी है dx, ठीक है बेटा। तो मुझे अब चार्ज कहाँ का निकालना है, चार्ज निकालना है मुझे यहां से यहां तक का। तो मैं लिखूंगा यहां से यहां तक, देखिए कैसे, मैं लिखूंगा dq अपॉन में, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो इस एलिमेंट को कट करके बाहर निकालेंगे वो क्या होगा, वो होल स्फीयर होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई x स्क्वायर dx। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका हूँ। अब पूरी बॉडी का चार्ज क्या होगा, q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास है, दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3q(x स्क्वायर dx) और अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आई है, ठीक है बेटा। तो डायग्राम मैं एक बार बता दूं, जब मुझे यहां से यहां तक का चार्ज निकालना है तो लिमिट मुझे कहां से रखनी पड़ेगी, लिमिट यहां से तो नहीं रखनी पड़ेगी, लिमिट कहां से रखनी पड़ेगी, यहां से यहां तक। तो लिमिट रखूंगा स्मॉल आर से लेके कहां तक, कैपिटल आर तक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डायग्राम को मिटाता हूँ बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट करता हूँ। तो कैसे करूंगा देखिए, तो लिखूंगा पोटेंशियल एट पी ड्यू टू आउटर चार्ज, ड्यू टू आउटर चार्ज कहां से कहां तक, आर स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक। तो मैं यहां लिखूंगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, डी वी इक्वल टू के डी क्यू और अपॉन में क्या होगा आर। यही तो फॉर्मूला होता है बेटा। और अब आपको पता है एलिमेंट मैंने कितने डिस्टेंस पर कट किया है, एक्स पर, तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा एक्स, और एक्स की लिमिट क्या होगी आर से, सॉरी स्मॉल आर से कहां तक, कैपिटल आर तक। तो ये आ जाएगा, तो डी वी की वैल्यू पुट कर दूंगा, डी वी की वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू के, एक्स की वैल्यू एक्स, डी क्यू की वैल्यू ये रही कितनी 3q(x स्क्वायर dx) और अपॉन में आर क्यूब, और एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो जो डी वी की वैल्यू आती है वो आती है 3kq अपॉन में आर क्यूब, और इंटीग्रेशन क्या कर देता हूँ x dx, और लिमिट कहाँ से, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक। इसको सॉल्व करूंगा तो डी वी की वैल्यू आएगी मेरे पास के 3kq अपॉन में आर क्यूब, और ये आ जाएगी आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास है, अगर लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक। अब इसमें हम इसको क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो V2 कितना आ जाएगा 3kq अपॉन में आर क्यूब, और ये कितना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपके पास आ गया, ये मेरे पास पोटेंशियल आया। तो ये V1 आया और ये क्या है V2 आया। तो अब मैं क्या करूं, पोटेंशियल तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी को तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो लिखी लगे टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। तो लिखूंगा क्या मैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा। तो मैंने अभी आपको बताया था V1 प्लस V2 कैसे लिख सकते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या आपको पता है, तो V1 की वैल्यू क्या निकली थी अभी आपके पास, V1 की वैल्यू निकली थी KQ आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ये निकली थी। और इसकी वैल्यू कितनी, प्लस 3kq अपॉन में आर क्यूब 2r क्यूब ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आया। इसको सॉल्व करें तो b की वैल्यू कितनी आएगी, KQ अपॉन में 2r क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ये एक काम कर लेते हैं, आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर और प्लस में 3r स्क्वायर और माइनस 3r स्क्वायर और अपॉन में आर क्यूब कॉमन ले 2 लिखते, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो v इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन में आर क्यूब, और ये आ जाएगा 2r स्क्वायर, यानी कि कितना बचेगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास पोटेंशियल है कहाँ पर, P पॉइंट पर। किसकी वजह से, दोनों पूरे इंटरनल पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, क्योंकि जो P पॉइंट है वो कहाँ था, इंटरनल पर था। तो ये R लेस देन R आ गया। ठीक है बेटा। अब अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तो सरफेस के लिए देखिए, सरफेस के लिए कैसे कर सकते हैं, सरफेस के लिए कैसे कर सकते हैं, एट सरफेस के लिए क्या कर सकते हैं, एट सरफेस में क्या हो सकता है, R बराबर R रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V
एस, तो कितना आ जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन में 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो वी एस का मतलब क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ध्यान रखिए आउटर पॉइंट के लिए, किसके लिए, आउटर पॉइंट के लिए आपको इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आउटर पॉइंट के लिए कोई भी बॉडी हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा वी आउटर पॉइंट के लिए वी ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा बेटा, जो हम कैलकुलेट करने वाले थे। ये कहाँ पर है, जब आर की वैल्यू आर बराबर, और ये कहाँ पे, जब आर की वैल्यू ग्रेटर आर है। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे फोन करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस a new topic that is called electric potential difference. Electric potential difference, ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वो तो अलग नाम से पता लग रहा, दो पॉइंट पर जहां पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है समझना, थोड़ा सा ध्यान से आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास ये एक रीजन है, अब वो भी कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, EFR। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ये। मान लीजिए मैं यहां पर कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ए और बी। और ए और बी में मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट, वो कहां जाता है, ए से बी जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है, ए से बी। तो आपको पता है इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी यू ए, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, यू बी। और पोटेंशियल टर्म हम डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर वो ए से बी जाता है, क्या जाता है, ए से बी, तो लिखेंगे when charge goes from A to B by the external agent, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जब जाता है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी कौन सी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल का यू बी है। तो जो डब्ल्यू एक्सटर्नल मेरे पास आएगा वो आएगा यू बी माइनस यू ए, ये मेरे पास आएगा यू बी माइनस यू ए। ठीक है बेटा, अब अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल ए है तो अब यू बी की वैल्यू तो आपको पता है, बिकॉज यहाँ पर जो यू बी की वैल्यू हम लिखते हैं, यू बी की वैल्यू क्या लिखते हैं, यू बी क्या होता है, हमने पिछली बार अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, वो क्या होता है, यू क्यू नॉट वी बी एंड यू ए जो हो जाएगा आपके पास, यू ए वो आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट वी ए। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पुट कर दो, तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा और वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखूँ तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट इक्वल में कितना आ जाएगा, ये आपके पास वी बी माइनस के वी ए, ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय द एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन अगर आपको 11th में एक टॉपिक पता हो जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि यहां पर जो वर्क डन है वो दो फोर्स कर रही हैं, एक तो एक्सटर्नल एजेंट है और एक कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा
वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या यूज करता हूं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मैं आपको बोल देता हूं। और ये बोल देता हूं कि अगर पार्टिकल ए से बी तक जाने में अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता है, किसको चेंज नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी को, तो ये क्या मैं लिख देता हूं यहां पर EFR। अगर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो लिखेंगे इफ डेल्टा के 0 है, ठीक है ना, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0। तो यहां देखिए W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, W इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा आपके पास, W इलेक्ट्रिक आ जाएगा आपके पास माइनस W एक्सटर्नल। और W एक्सटर्नल किसके हैं, डेल्टा U के हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि W एक्सटर्नल, तो W इलेक्ट्रिक जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा U के। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है बेटा। और W इलेक्ट्रिक अगर है तो डेल्टा U क्या है, डेल्टा U आपके पास UB माइनस UA, कितना बेटा, UB माइनस UA। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, W इलेक्ट्रिक अपॉन में Q नॉट, और इक्वल में क्या लिख सकता हूं, VA माइनस VB, ये आपके पास आ गया। देखिए यहाँ BA माइनस VB कर दिया और Q नॉट को नीचे लिख दिया। तो देखिए दोनों में ये VB माइनस VA है W बाई एक्सटर्नल एजेंट, और एक है VA माइनस VB वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर वर्क डन किसका लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का, और अगर किसका लेते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल कहां पर मिनिमम होता है और कहीं पर मैक्सिमम, मतलब कहां पे ज्यादा होता है और कहां पे कम होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखाया गया है तो हमें ये पता करना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो चलिए चलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिखाया गया है, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में दिखाएगा, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट क्या लिया मैंने, बी लिया, ठीक है, ये दोनों का ओके ये है। और मान लीजिए एक चार्ज है Q नॉट जो ए से बी मूव करेगा। तो अब मुझे ये पता लगाना है, देखिए अब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे पोटेंशियल ए से ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर ए से बी की तरफ डिक्रीज होगा या ए से बी की तरफ इंक्रीज होगा। तो वो इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं, हम इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पाथ ए टू बी चेंज होता है तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, किस में पढ़ा होगा आपने, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। इसी तरीके से आपने एक पढ़ा होगा कहाँ पर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में, मतलब थर्मोमेट्री में, तो वहां भी ये आपके पास है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है। तो जो चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करती है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यानी कि अगर यह पोटेंशियल की बात हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर टेम्परेचर की बात हुई तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक जाता है, ठीक है, तो हम वर्क डन तो कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसा लिख लेंगे कि वी नो दैट force on charge particle in this uniform electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है बेटा। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है तो फोर्स का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q0E, ये तो आप जानते हैं। अगर Q0E होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो अब आपको ये भी पता होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड W इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या होता है, W इलेक्ट्रिक होता है F.dr, और ये क्या इलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा। फिर वही कंडीशन, चार्ज हम यहाँ क्या मान के चले, स्लोली मूव कर रहा है, या फिर यह इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो 0 है। तो W F इलेक्ट्रिक क्या हो गया आपके पास, क्योंकि तो इसको F इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं। तो dW इलेक्ट्रिक इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, Q0E और डॉट dr, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। अब जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया था अभी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा U या du इक्वल टू dW इलेक्ट्रिक, ये होता है यानी कि dW इलेक्ट्रिक माइनस du के है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो du की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस dW इलेक्ट्रिक। तो ये मैं अब देखिए ये dW इलेक्ट्रिक है, ये आपके पास माइनस, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ क्या कि नाउ क्या आएगा आपके पास, du इक्वल माइनस Q0E डॉट dr, ठीक है बेटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, du अपॉन में Q0 इक्वल में लिख सकता हूँ क्या बेटा, माइनस E डॉट dr। अब इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये कहाँ से कहाँ तक हो, ये तो क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ये हमने आपको बता दिया। चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज क्या होता है, ये होता है dV, और ये आ जाएगा dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये आपके पास आता है। अब आप देखिए अगर वो R1 पोजीशन पर होगा, या मान लीजिए चलो R1 या RA पोजीशन पर होगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी, वो A पर, ये एक काम करिए इसको A1 मान लेते हैं। ये R1 होगा जब वो A पर होगा, जब वो R2 होगा तो क्या होगा, VB होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं VB माइनस के VA और इक्वल टू माइनस E डॉट dr और इंटीग्रेशन R1 से R2, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको शॉर्ट वर्ड में ऐसे भी लिख देते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन में dr, क्या लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन में dr, ये आपके पास आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पे कम है। तो मैं इसको समझाने के लिए एक बार और आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास क्या है, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E डॉट dr इंटीग्रेशन, और ये आपके पास आ गया R1 से, और ये क्या आ गया आपके पास R2। इसका मतलब क्या है, ये माइनस में आ रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr, ये आपके पास, ठीक है, माइनस साइन खत्म हो गया। तो A पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और B पर पोटेंशियल क्या होगा, कम। इस रिजल्ट से तो हमें ये पता लग रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब वो देखिए कैसे, मैं आपको कराता हूँ।
अगर मान लीजिए, अब इसको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक क्या है, बहुत लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, लाइक ऐसे, ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर इस तरीके से हो गया। अब लॉन्ग इनफाइनाइट वायर का मतलब जिसके दोनों एंड आपके पास इनफाइनाइट लेंथ पर है ये, और वो पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हमें ये बताना है कि यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों को भी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? इन दोनों, और जो यहां से कितने डिस्टेंस है, मान लीजिए पहला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, R1 पर, और दूसरा पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, R2 पर है। तो हमें ये बताना है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? पॉइंट चार्ज का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट डीवी इंटीग्रेशन इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर, ये आपके पास आता है, ठीक है ना। और इसको भी हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए। तो अब देखिए वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई का फॉर्मूला क्या होता है। अब बेटा ई डॉट डी आर तो आपको पता ही है, ई जो होता है किसका, इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर का। हम ये मान लेते हैं ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक का R1 एक का R2, तो मैं ये मान लेता हूँ यहां से कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो मैं लिख सकता हूँ ई इक्वल्स टू क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन में R, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आए तो याद आएगी 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, R इंटू लैम्डा, ठीक है बेटा। और 2 से कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसकी वजह से, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, किसी पॉइंट C पर मान लिया हमने, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो वी बी माइनस के वी ए इक्वल्स टू कितना लिखते हैं, माइनस, और क्या लिख दें यहाँ पर, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इंटू डी आर। तो इसको लिख दिया वी बी माइनस वी ए, ये आपके पास आ गया, वी बी माइनस वी ए, और इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन ले लीजिए, और एक बचा, ये आ जाएगा, और यहाँ लिख जाएगा कितना, डी आर अपॉन R। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अब आप देखिए ये R मैंने यहां से माना है, तो पहला पॉइंट ए कहां पर है, यहां पर, तो वो कितने डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर, और ये कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, थोड़ा सा डायग्राम मिटा देता हूं, पता तो लगेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी वी बी माइनस वी ए, और इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये कितना आ जाएगा, एल एन आर, और लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, R1 से R2। तो इसको सॉल्व करते ये आएगा वी बी माइनस के वी ए, और इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और आ जाएगा R तो हट गया बेटा, तो एल एन कितना आएगा, R2 अपॉन R1, ठीक है। चाहे तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, और इक्वल में कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, एल एन R2 अपॉन R1। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।